हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल एजुकेशन इलाहाबाद। जैसा कि हमारा PG80 फर्स्ट पेपर का सीरीज़ चल रहा है, जिसमें कि इससे लास्ट वीडियो में मैंने हिंदी और इससे पहले करंट अफेयर के आपको टॉपिक्स बताए थे कि आपको क्या क्या पढ़ना है, जिससे कि आपका कम समय में मोस्टली टॉपिक्स कवर हो सके। ठीक है, सिलेबस आप कंप्लीट कर सकें। कितना पढ़ना है, कितना छोड़ना है, ये बताया है मैंने। तो आज हम इंग्लिश के बारे में आपको बताने जा रहे हैं कि कितना आएगा जनरल इंग्लिश। ठीक है, तो जैसा कि मैंने पहले भी बता दिया है कि मैं आपको क्वेश्चन नहीं सॉल्व कराने जा रही हूँ। मैं आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट बताने जा रही हूँ और टॉपिक्स क्लियर करने जा रही हूँ कि आपको कौन कौन से टॉपिक्स को कितना कितना पढ़ना है, ताकि कम समय में आप अपना ज़्यादा से ज़्यादा सिलेबस कवर कर सकें और पूरी तैयारी के साथ अपना एग्ज़ाम देने जा सकें। ठीक है, तो आज हम जनरल इंग्लिश की बात करते हैं। इससे पहले अगर आपने हिंदी का वीडियो नहीं देखा है तो हिंदी का देख लीजिएगा, करंट अफेयर का देख लीजिएगा, वो सफिशियंट है। देखिए, किसी भी सब्जेक्ट का कोई था नहीं होता है, खासतौर करंट अफेयर्स, GK GS का कोई आप गहराई नहीं जान सकते हैं। तो आप जितना मैंने बताया उतना पढ़ के जाइएगा, सफिशियंट है। ठीक है, आपको टाइम मिले तो अपने सब्जेक्ट पर फोकस ज़्यादा कीजिएगा, क्योंकि वो स्कोरिंग सब्जेक्ट है, स्कोरिंग रहेगा। ठीक है, सब्जेक्ट आपका स्कोरिंग है, उस पर फोकस कीजिएगा। और ज़्यादातर आप थोड़ा सा हिंदी देख लीजिएगा। रीजनिंग सॉल्व करना आप लोग को आता होगा ही, तो आप रीजनिंग देखिएगा। ठीक है, और जनरल इंग्लिश के क्वेश्चन मैं बता रही हूँ, इसे आप ज़रूर देख लीजिएगा। चलिए देखिए, सबसे इजी आपका रहता है कॉम्प्रीहेंशन, क्योंकि आपको ज़्यादा पैसेज दे दिए जाते हैं और उसमें से ही आपको क्वेश्चन के आंसर देने होते हैं। ठीक है, तो ये इजी होता है और इसके लिए आपको ज़्यादा प्रैक्टिस की भी ज़रूरत नहीं है। अगर आप थोड़ा प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो आप एक आप कॉम्प्रीहेंशन देख लीजिएगा, जो आपको बुक प्रोवाइड कराई गई है उसमें कॉम्प्रीहेंशन दिए गए होंगे, तो आप उसमें से देख लीजिएगा और आपको उसमें से आपको आइडिया लग जाएगा कि आपको कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, और ये बहुत लॉन्ग पैसेज नहीं रहते हैं, पैराग्राफ, छोटे छोटे पैराग्राफ रहते हैं जिसे आप सॉल्व कर सकते हैं और उसमें से ही आपको एक एक लाइन अच्छे से पढ़ लेनी है और उसी के अकॉर्डिंग आपको आंसर दे देना है। ठीक है, ज़्यादा हार्ड ये पेपर नहीं रहने वाला है। इंग्लिश का क्वेश्चन जो है आपसे 5 से 10 क्वेश्चन पूछेंगे, वो भी ईजी ही रहेंगे, आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। स्पेलिंग टेस्ट, स्पेलिंग टेस्ट भी इजी ही रहेगा। ठीक है, आपको स्पेलिंग पूछे जाएंगे कि कौन सी रॉन्ग स्पेल्ड है, कौन सी राइट स्पेल्ड है। ठीक है, तो आपको ये भी ध्यान देना है स्पेलिंग टेस्ट। ठीक है, और स्पेलिंग टेस्ट में जैसे कि और ये भी पूछा जा सकता है कि आपको स्पेस दे देगा और फिर पूछेंगे कि इसके बीच में कौन से वर्ड होने चाहिए, ये भी पूछा जा सकता है। लेकिन करेक्ट और रॉन्ग आपसे पूछा ही जाएगा। ठीक है, कि 4 दे दी तो पूछ सकता है कि इसमें से करेक्ट कौन है या इसमें से रॉन्ग कौन है, तो आपको उसमें आंसर टिक करना रहेगा। ठीक है, एंटोनिम्स, एंटोनिम्स का मतलब होता है कि अपोजिट मीनिंग। ठीक है, कोई भी वर्ड है उसका अपोजिट पूछा जा सकता है आपसे। और वैसे भी ये बहुत, अगर आप देखेंगे बुक्स वगैरह में तो बहुत आपकी लंबी सूची मिल जाएगी एंटोनिम्स की, सिनोनिम्स की, स्पेलिंग एरर की। तो आप इतना तो आपके पास टाइम भी नहीं है, लेकिन हाँ, आप सरसरी निगाह से कुछ कुछ एंटोनिम्स आप देख लेंगे ताकि आपको बेनिफिशियल रहे। ठीक है, अच्छा, ये भी आप देख कर सकते हैं एक काम कि आप अपना इंटर के क्वेश्चन पेपर उठाएंगे, और इंटर के मतलब क्वेश्चन पेपर से मतलब है कि जनरल इंग्लिश की बुक उठाएंगे, तो आपको एंटोनिम्स मिल जाएंगे। मोस्टली टॉपिक्स उसमें कवर रहते हैं। ठीक है, एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, इडियम फ्रेजेस और स्पेलिंग एरर और पार्ट ऑफ स्पीच, ये सब और कॉम्प्रीहेंशन भी दिए रहते हैं। तो आप उसमें से थोड़ा बहुत पढ़ लेंगे तो उसी लेवल के आने वाले हैं। ठीक है, ज़्यादा हार्ड नहीं रहने वाला ये। ठीक, एंटोनिम्स के बाद आता है सिनोनिम्स। सिनोनिम्स का मतलब होता है कि सिमिलर मीनिंग। ठीक है, कि इसका सिमिलर क्या है, यानी हिंदी में बोलें तो इसके समान अर्थ वाले दूसरे शब्दों को आपको बताना रहेगा। तो इसमें से भी आप कर सकते हैं और बहुत हार्ड नहीं आने वाला है। इसीलिए मैं आपसे कह रही हूँ कि आप पेपर फर्स्ट की बजाय पेपर सेकेंड यानी कि अपने सब्जेक्ट पर फोकस करेंगे तो ये बहुत ही ईजिली आप अच्छे से अच्छा मार्क्स जो है स्कोर कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे क्या है। देखिए, ये आपका ग्रामर पोर्शन आ गया। ठीक है, इनडायरेक्ट और डायरेक्ट स्पीच।
तो आपको पता है कि इसमें ये तो इजी ही है, बहुत इजी होता है। आप इसमें कुछ आपको रूल फॉलो करने होते हैं कि कहाँ हेयर की जगह को क्या चेंज होगा, देयर होगा, ठीक है, हैंड्स की जगह देंस होगा। तो आप देखेंगे ठीक कैसे क्या करना है, ठीक है, कहाँ यस्टरडे लगाना है, कहाँ क्या लगाना है, तो आप इसको चेक कर लेंगे। और इसके कैसे करना है, देखिए जैसे कि क्वेश्चन दिए गए हैं एग्जाम्पल, तो आपको इसी के अकॉर्डिंग पूछे जाएंगे। जैसे ये दिया हुआ है और ये क्वेश्चन दिए गए हैं, तो ये आपको देखिए क्वेश्चन है, तो आप इसमें से समझ सकते हैं कि आपको कैसे टिक करना है, कैसे क्या करना है, कैसे आपसे पूछा जाएगा। इनडायरेक्ट और डायरेक्ट स्पीच, और आपको एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस भी पढ़ लेना है, तो ये भी पूछे जाते हैं। और एक्टिव पैसिव भी आपको इसी तरह से पूछे जाएंगे, ये या फिर एक्टिव वॉइस दे दिया जाएगा आपसे पैसिव में पूछा जाएगा, या पैसिव दे दिया जाएगा आपसे एक्टिव में पूछा जाएगा। इसी तरह के आपको क्वेश्चन पढ़ने, और आपको ध्यान देना है कि आपसे इनडायरेक्ट पूछ रहा है कि डायरेक्ट पूछ रहा है, नहीं तो आप इसमें कंफ्यूज हो जाएंगे, तो आपका ये गलत हो जाएगा आंसर, ठीक है। चलिए आगे देखिएगा, आगे है एरर। आपको इसमें एरर फाइंड करना है, ठीक है। देखिए मैंने एक्टिव पैसिव के इसीलिए आपको नहीं दिए हैं, क्योंकि मैंने उसमें बता दिया डायरेक्ट एंड डायरेक्ट में कि एक्टिव पैसिव भी इसी तरह से पूछे जाएंगे, तो इसीलिए मैंने उसका पीडीएफ या शॉर्ट्स नहीं इसमें जोड़े हैं, ठीक है। तो इसमें मैंने बता दिया है। और इसके साथ ही अब देखिए एरर आएगा, एरर के लिए इसीलिए, और इसके साथ ही मैंने पार्ट्स ऑफ स्पीच नहीं इसमें कंक्लूड किए हैं कि पार्ट्स ऑफ स्पीच भी इसी तरह से पूछे जा सकते हैं। और एरर देखिए ये इस तरह के हैं, या फिर आप इस तरह से पूछे जा सकते हैं कि कौन सा मतलब पोर्शन में आपका एरर है, या फिर आपसे पूछा जा सकता है 4 सेंटेंस दे दिए जाएंगे और आपसे पूछे जा सकते हैं कि कौन से सेंटेंस में एरर है, या कौन सा राइट सेंटेंस है। तो इस तरह से भी पूछे जा सकते हैं। इसी तरह पार्ट्स ऑफ स्पीच भी पूछा जा सकता है कि इस 4 सेंटेंस दे देंगे, या फिर कोई भी एक सेंटेंस दे देंगे, उसमें स्पेस दे देंगे, पूछेंगे इसमें कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच होना चाहिए, प्रीपोजिशन होना चाहिए, कंजक्शन होना चाहिए, क्या होना चाहिए, तो आप इस तरह से बताएंगे, ठीक है। इसके बाद देखिए मैं आपको बता दे रही हूँ कि जिसका इंग्लिश सब्जेक्ट है वो तो मतलब कि बहुत अच्छे से तैयारी कर ही लेगा, उसे तो ये सब इजी ही लगेंगे। लेकिन जिसका इंग्लिश सब्जेक्ट नहीं है वो भी थोड़ा बहुत प्रिपरेशन कर लेगा। और मेन बात है कि आप डायरेक्ट इनडायरेक्ट एक्टिव पैसिव जरूर देख के जाएंगे, ठीक है। कॉम्प्रिहेंशन तो आप वैसे भी ईजिली कर लेंगे, लेकिन डायरेक्ट इनडायरेक्ट और एक्टिव पैसिव वॉइस जरूर देख के जाइएगा, ठीक है। एंटोनिम्स सिनोनिम्स का उतना ज़्यादा टेंशन मत लीजिएगा, अगर आपको आए तो आप कर लीजिएगा, नहीं तो आप तुक्का लगाना चाहे तो वो भी लगा सकते हैं। और इसके अलावा अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो मैं बता देती हूँ, ईडियम्स और फ्रेजेस भी आपके पूछे जाते हैं। तो ईडियम्स फ्रेजेस का मतलब होता है कि मुहावरे और लोकोक्तियाँ। तो कुछ इजीली, जैसे मैंने पहले भी कहा कि इंटर की बुक्स आप जनरल इंग्लिश की लेंगे तो उसमें जो है इजी आपको ईडियम्स फ्रेजेस मिल जाएंगे, आप उनको पढ़ सकते हैं, ठीक है। इसके अतिरिक्त वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन भी होता है, ठीक है। तो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का मतलब होता है कि कई शब्द दिए रहेंगे एक सेंटेंस के लिए, कोई एक वर्ड, ठीक है। तो आप उसको भी इंग्लिश में ही पढ़ के बता सकते हैं, या फिर आपको जैसे आप उसको मीनिंग भी निकाल सकते हैं। कोई एक सेंटेंस दिया हुआ है, आप उसको हिंदी में जान गए तो आप बता सकते हैं कि ये चारों का मीनिंग क्या होना चाहिए, इसका मतलब कि इसके एक शब्द में इसको क्या कहा जा सकता है। तो आप उसको देख सकते हैं अपने ऑप्शन में और फिर उसको टिक कर सकते हैं, ठीक है। चलिए इसके साथ ही आप थोड़ा बहुत अपना स्पेलिंग एरर भी देख लेंगे। पार्ट्स ऑफ स्पीच आप लोग को आता ही है कि कहाँ पे नाउन का यूज़ होना है, कहाँ प्रोनाउन का यूज़ होना है, कहाँ कंजक्शन, कहाँ प्रीपोजिशन, कौन सा प्रीपोजिशन कहाँ यूज़ होना है, ये भी देख सकते हैं, ठीक है। इसके साथ में आपको फर्स्ट पेपर के लिए के साथ साथ सेकेंड पेपर के लिए भी आपको बता देती हूँ, जो कि आपका सब्जेक्ट से रिलेटेड है, ठीक है। आप किसी भी सब्जेक्ट के लिए हो, चाहे वो हिस्ट्री हो या ज्योग्राफी हो या फिर पॉलिटिकल हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, ठीक, हाँ। तो आप उनको कैसे तैयारी करना है, प्रिपरेशन करना है, क्योंकि बहुत ही कम समय बचा है, तो आप कैसे प्रिपरेशन करेंगे इन सब की। तो इन सब की प्रिपरेशन के लिए मैं एक आपको मेन टॉपिक्स आपको बता दे रही हूँ, क्या क्या आपको पढ़ना है। सबसे पहले आपका कोई भी सब्जेक्ट हो, चाहे पॉलिटिकल साइंस हो या ज्योग्राफी हो या फिर मेडिवल मॉडर्न हिस्ट्री हो या एंशिएंट हिस्ट्री, कोई भी हो, आप इसमें सबसे पहले ये करेंगे कि ऑथर्स जो मेन होते हैं, मेन ऑथर्स हैं, उनकी बुक्स को आप पढ़ लेंगे, ठीक है। और उनके जो कोटेशन होते हैं, ठीक है, जो उन्होंने कहे हैं मेन पॉइंट्स, उनके शब्दों को आप ध्यान देंगे, ठीक है। लेकिन सबसे पहले आप उनके
राइटर के या ऑथर के आप बुक्स को ज़रूर याद करेंगे। ठीक है, मेन बुक्स जो जो उन्होंने कॉन्सेप्ट दिया है, अपनी थ्योरी दी है, ठीक है, तो आप उसको पढ़ लेंगे और कौन से राइटर ने या फिर कौन से विद्वानों ने कौन सी थ्योरी दी है आप वो भी याद कर लेंगे। ठीक है, और जैसे मैं एग्जांपल के लिए बताऊं, जैसे प्लेटो की रिपब्लिक है, लॉज है, तो उसने दिया है, तो आप उसको पढ़ लेंगे। ठीक है, मैकियावेली की द प्रिंस है। ठीक है, तो इस तरह की कई बुक्स के नाम हैं, आप पढ़ लेंगे। जैसे रविन्द्रनाथ टैगोर की बुक्स हो गई, ठीक है, एम एन रॉय की बुक हो गई, वी डी सावरकर की हो गई। जैसे हिस्ट्री में है कि द वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 वी डी सावरकर की है, तो उसमें क्या बताया है उन्होंने। ठीक है, और कब प्रकाशित हुई थी, तो जैसे 1909 में प्रकाशित हुई, तो आपको ये सब ध्यान रखने की बात है। तो हिस्ट्री का भी आप बुक्स वगैरह के नाम याद रखेंगे। ठीक है, और उसमें दादा भाई नौरोजी की बुक सबसे इम्पोर्टेंट होती है, वो तो पूछी ही जानी रहती है। दादा भाई नौरोजी, वी डी सावरकर, आचार्य सेन, ये सब की पुस्तकें पूछी जाती हैं, तो आप इन सब के पुस्तकों के नाम याद कर लेंगे। और दादा भाई नौरोजी का जो उन्होंने अपना थ्योरी दिया था, ठीक है, ड्रेन थ्योरी, तो आप उसको भी ध्यान देंगे, और उसके बारे में कब प्रकाशित हुई थी, कहाँ से की गई थी, तो आप ये सब आपका हिस्ट्री का पोर्शन है, तो आप उसको याद रखिएगा। और हिस्ट्री चाहे आप एंशिएंट पढ़ रहे हो या मेडवल मॉडर्न पढ़ रहे हो, आपको वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़नी ही है। ठीक है, दोनों के सिलेबस में होता है वर्ल्ड हिस्ट्री, तो आप पढ़ेंगे। और एंशिएंट और मेडवल मॉडर्न का सभी पोर्शन आपको पढ़ना ही है, क्योंकि वो आपके जीके जीएस के लिए भी काम देगा। लेकिन जिसका सब्जेक्ट है वो थोड़ा गहराई से पढ़ेगा। वर्ल्ड हिस्ट्री में आपको फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, ठीक है, वर्ल्ड वॉर फर्स्ट, वर्ल्ड वॉर सेकेंड आपको पढ़ना है, फिर कोल्ड वॉर पढ़ना है। ठीक है, कोल्ड वॉर के बाद न्यू कोल्ड वॉर, देतांत, ये सब पढ़ना ही है। और फिर उसके बाद जर्मनी का एकीकरण, इटली का एकीकरण, नेपोलियन बोनापार्ट, और फिर आपको मुसोलिनी, ये सबको भी पढ़ना है। और गैरिबॉल्डी ने क्या कहा है, उसने कौन सी कॉन्सेप्ट दिया है, तो ये सब आपको पढ़ना है। कॉलोनिज्म पढ़ना है, ठीक है, साम्राज्यवाद, नौ उपनिवेशवाद, ये सब आपको पढ़ने हैं। तो आप ये सब हिस्ट्री के सब पोर्शन को कवर कीजिएगा। और सबसे ज़रूरी बात, आप पुस्तकों के नाम याद रखेंगे, उनके राइटर कौन है वो याद रखेंगे, और मेन कोट्स याद रखेंगे कि उन्होंने कौन कौन से कथन कहे हैं। तो ये सब आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। और मेन थ्योरी आप याद रखेंगे, ठीक है, कि किसने कौन सी थ्योरी दी हुई है। और जैसे कि आप याद रखेंगे कि प्लेटो का न्याय सिद्धांत है, ठीक है, कौन सा न्याय सिद्धांत है, तो समतावादी न्याय, जॉन रॉस का समतावादी न्याय सिद्धांत है। नॉजिक ने क्या कहा है उस न्याय पर, ठीक है, ये सब बात याद रखेंगे। ऑस्टिन का संप्रभुता सिद्धांत है। और जैसे अभिजन सिद्धांत पैरेटो का है, मोस्का का है, मिचेल्स का है, ये सब याद रखेंगे। राजनीतिक दलों को आप पढ़ लेंगे पॉलिटिकल में, ठीक। और इसके साथ ही साथ जैसे इतिहास का अंत, ठीक है, किसने दिया है, और विचारधारा का अंत किसने दिया है, तो और जैसे फ्रांसिस फुकुयामा, द लास्ट मैन, है ना, उनकी पुस्तक एंड ऑफ हिस्ट्री एंड द लास्ट मैन, तो उसको आप याद रखेंगे, उसको भी पढ़ लेंगे। तो मेन बात मेरे कहने का ये है कि आप मेन थ्योरी आपको पता होनी चाहिए कि किसने कौन किस सिद्धांत, किसने कौन से सिद्धांत दिए हैं, और कौन सी थ्योरी दी हुई है, उनकी पुस्तक का क्या नाम है, कब प्रकाशित हुई थी। और प्रकाशन ना भी याद रखें तो आप ये जरूर याद रखिएगा कि उसके लेखक कौन है, ठीक है, और कौन सी उन्होंने थ्योरी दी है। तो अब मेन बात भी आप याद रखेंगे कि कॉन्सेप्ट आप थोड़ा सा अपना क्लियर कीजिएगा, क्योंकि सिलेबस बहुत ही आपका ब्रॉड है, ठीक है। तो आप उसमें से कुछ कुछ टॉपिक्स ही पढ़िएगा। और मेन चीज़, अब जैसे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में मिनरो ब्रुक्स सम्मेलन है, तो वो सब आप पढ़ लेंगे, कब हुआ था, 1868, ठीक है, तो ये सब आप पढ़ लेंगे। और एल्टन मेयो के सिद्धांत पढ़ लेंगे, किसने कौन सा सिद्धांत दिया, ठीक है। और फिर ब्यूरोक्रेसी से सिद्धांत है, तो ये सब पढ़ लेंगे कि ब्यूरोक्रेसी का सिद्धांत किसने दिया था, एल्टन मेयो ने कौन सा सिद्धांत दिया था। तो ये सब आपके लिए इंपॉर्टेंट है, मेन टॉपिक्स पढ़ के जाइएगा, ताकि कोई भी क्वेश्चन आपसे गलत ना हो पाए, ठीक है, क्योंकि छोड़ेंगे आप वैसे भी नहीं, तुक्का लगा कर आना ही है आपको। तो ये ध्यान जरूर कोशिश कीजिएगा कि आपसे कोई भी क्वेश्चन गलत ना हो। अपना रीजनिंग पूरी मेहनत से करिएगा, ताकि ये तो इसमें तो आपके नंबर फिक्स हैं कि अगर आप सही हुए तो आपको मिलना ही है।
ठीक है। चाहे जैसे क्वेश्चन पूछें आप सॉल्व कर ही लेंगे और अपने सब्जेक्ट पे पूरा फोकस कीजिएगा। और ज्योग्राफी वगैरह में आप अपना ध्यान दीजिएगा कि मानव भूगोल पढ़ लीजिएगा, विश्व भूगोल तो पढ़ेंगे ही, वैसे इंडियन ज्योग्राफी भी पढ़ लीजिएगा। और उसके अंतर्गत जैसे परिवहन के कौन कौन से राजमार्ग बनाए गए हैं, किसका नाम परिवर्तित हुआ है, ठीक है, कौन सी पहाड़ियाँ कहाँ है, और फिर जो वन जीव अभ्यारण्य अभी हाल ही में उनको घोषित किया गया है सूची में, विरासत सूची में, तो आप उसे भी पढ़ लीजिएगा, ठीक है। और वन जीव अभ्यारण्य और कौन से वन जीव अभ्यारण्य किस जीव के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है, तो वो भी आप पढ़ लेंगे। और इसी तरह से आप कई अपने ज्योग्राफी के भी कई सिद्धांत, जैसे बिग बैंग थ्योरी वगैरह किसने दी है, और मतलब कि उसके अंदर क्या है, उसमें क्या सुधार करके दूसरे मतलब विद्वान ने क्या थ्योरी दी है, तो वो सब आप पढ़ेंगे। और मेन टॉपिक्स आप कवर करेंगे ताकि आप जो है कम समय में अच्छे से बेहतर तैयारी कर सकें और अच्छा से अच्छा मार्क्स ले आ सकें। ठीक है, आज की वीडियो में बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।